जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तुर्क के पत्ते के हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान ने एक शोशा छोड़ा और उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तुर्क का पत्ता उन्होंने इस्तेमाल करने के हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। अलीमा खानम ने इसकी तस्दीक की। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासी बसात है, सियासी शतरंज है, वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द घूमती है। वो आजकल क्योंकि अडयाला जेल के अंदर है, पहले वो ज़मान पार्क या बनिंगाला के अंदर होते थे, तो इसलिए पाकिस्तान की जितनी भी सियासी शतरंज है, सियासी बसात है, वो बानी पीटीआई के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब बानी पीटीआई इमरान खान ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास अभी भी आखिरी तुर्क का पत्ता है, क्योंकि 24 नवंबर की जो उनकी फाइनल कॉल थी वो नाकाम हुई और उस पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया और जो रहनुमा वहाँ से फरार हुए, भागे, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो बानी पीटीआई ने उन पर अपना एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी तुर्क का पत्ता है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब बाकायदा तौर पर उसकी जो अलीमा खान है उन्होंने भी तस्दीक कर दी और उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट जो इमरान खान का अकाउंट है उसके ऊपर भी ये तहरीर लिखी है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने तुर्क का जो पत्ता है उसका इस्तेमाल कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पैगाम लिखा है कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशत गर्दी के नतीजे में 39 सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सके हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसलिए मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीम शान इज्तिमा मुनक़िद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत भी दी जाएगी। देखेंगे जो बानी पीटीआई इमरान खान है उन्होंने कहा है कि जो ये 26 नवंबर को जितने भी पीटीआई कारकुनान शहीद हुए हैं उनके हवाले से एक इज्तिमा जो है वो मुनक़िद किया जाएगा, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों को जो है वो मदऊ किया जाएगा, दावत दी जाएगी ताकि वो आएँ और इसके अंदर शिरकत करें। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। तो उन्होंने इस मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से नाम भी दे दिया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, जो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी, बातचीत करेगी ताकि मामलात को आगे लेकर जाएं। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से लिखा है कि अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरुल मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से वो अपील भी करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंस, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की यानी कि मेन बोन है जो वो तरसीलात ज़र है, जिसकी वजह से मुल्क को काफ़ी रिलीफ मिलता है। आपको पता है कि आप IMF से 1-2-4 अरब डॉलर के लिए वो आपकी नाकी नकीरें जो है वो निकलवा देता है। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा ज़र मुआवजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तरसीलात ज़र को महदूद करें और बायकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में उससे आगे भी जाएंगे। आपको पता है कि इससे पहले 1970 के अंदर भी निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से भी मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई। फिर 2014 के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान ने बिजली के बिल, आपको याद होगा कि फाड़े और सिविल नाफरमानी के हवाले से कहा था। तो इससे ये होता है कि हुकूमत के जो आम शहरी हैं वो जानबूझकर जो हुकूमती अहकामात, कवानीन और उन पर अमल नहीं करते, यानी कि इस तरह के जो टैक्स नहीं देते। तो इससे मुल्क के लिए मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। अगर पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें तो जहाँ पर पहले ही जो मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अगर इस तरह की जो सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाए और मुल्क के अंदर मजीद जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो पैदा हो जाए, तो फिर इन्वेस्टर भी आपके मुल्क के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसको डर होता है कि भाई उसके पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। एक तरफ IMF खड़ा है और दूसरी जानिब अगर इमरान खान इस तरह की कॉल दे देते हैं तो इससे हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो आपको पता है कि इससे पहले अमेरिका के अंदर भी जो वाइट एंड ब्लैक के हवाले से भी एक बसों की तहरीक शुरू हुई और उन्होंने उसकी नाफरमानी की, तो उससे हुकूमत, उस वक्त की जो हुकूमत थी, उसको फैसला करना पड़ा और फिर जो मामलात जो हैं वो नॉर्मल हुए। तो इसीलिए बानी पीटीआई इमरान खान ने भी अब जो है सिविल नाफरमानी के हवाले से कहा है कि वो कॉल देंगे अगर हुकूमत उनके मुज़ाकरात पर बात नहीं करती, सियासी कैदियों को रिहा नहीं करती और जो है वो जो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं बनाया जाता। दूसरी जानिब फॉर्मेशन कमांडर के हवाले से भी एक अहम मीटिंग हुई है जिसके अंदर अहम फैसले किए गए। एक तरफ बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की बात की है और सिविल नाफरमानी की बात की है, लेकिन
فارمیشن کمانڈر میٹنگ اس طرح کہہ سکتے ہیں، کور کمانڈر کے بعد یہ بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ادارے کے فیصلے ہوتے ہیں ادارے کے حوالے سے، تو انہوں نے وہاں پر ایک بات کی ہے کہ انہوں نے اپنا تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ جس طرح ملک کے اندر اس وقت عسکری بائیکاٹ کا جو ہے وہ ایک جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ملک کی ادارے کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر سی بات ہے پاکستانی بھی ہوں گے، لیکن جو اس سے بیرونی قوتیں ہیں وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ پریس ریلیز جاری کی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ اسلام آباد میں فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکا نے کہا کہ فوج کے دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعیناتی کی گئی۔ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کی مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔ پروپیگنڈے کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں میں دراڑیں پیدا کرنے ہیں۔ فورم نے کہا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین اور ضوابط بنائے۔ حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیچ بونے والے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنا کر عمل درآمد کروائے۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی بھی کی جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور دوسری جانب انہوں نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ آپ قوانین جو ہے وہ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں جو مسلسل جو ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ادارے کی جو یعنی کہ یہ ریٹائرڈ افسران ہیں، فوجی افسران ہیں جو یہ کمپنیاں چلا رہے ہیں جن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سخت قوانین بنائے جائیں، جس طرح جو فیک نیوز جو ہے اس کا بازار گرم ہے، حکومت بھی اس حوالے سے دیکھے اور سوچے اور اس طرح کے قوانین درج کرے جس سے ملک کو نقصان مزید نہ پہنچے، ادارے کو نقصان جو ہے وہ مزید نہ پہنچے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے حکومت کے خلاف بھی ڈنڈا تیز کیا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے جو وہ نہیں بچے گی، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو فوجی ٹرائل کے حوالے سے جو ہے اس کا بھی جلد فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، اور میرے خیال سے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جو جارحانہ رویہ ہے اس کے اندر کچھ کمی لانی چاہیے تاکہ وہاں پر ادارے کے اندر بھی کچھ معاملات ان کے بہتر ہوں۔ اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے جس سے جو اگر کوئی کوشش کر رہا ہے وہ بھی سرد موہری میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہوگا۔ اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ علامہ ناصر۔